जंगल के एक कोने में रानो चिड़िया का छोटा सा आशियाना था। घर में खुशियाँ कम और परेशानियाँ ज्यादा थीं। रानो का पति टुन्नू चिड़ा कई दिनों से बीमार था और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। आप फिक्र ना करें, मैं सुबह होते ही कहीं से काम ले आऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। रानो, मुझे तुम्हारी और बच्चों की बहुत फिक्र होती है। मेरी वजह से तुम सब कितनी तकलीफ में हो। आप ऐसी बातें ना करें, बस आप जल्दी से ठीक हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बच्चे अपनी माँ को देखते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। अगली सुबह गोदाम में कालू ठाकुर ठाठ से बैठा था। उसकी पत्नी गोरी ठाकुराइन पास में बैठी है। कालू के दो गुंडे एक गरीब नौकर को डंडों से बुरी तरह पीट रहे थे। वो नौकर जमीन पर गिरा रहम की भीख मांग रहा है। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। माफी? काम में सुस्ती करेगा और हमसे माफी की उम्मीद रखेगा? हाथ नहीं रुकना चाहिए। इतना मारो कि इसे अपनी जिम्मेदारी याद रहे। इस जंगल में हमारा हुक्म चलता है। इन नौकरों के दिल में जब तक खौफ ना हो ये काम नहीं करते। सही सजा मिल रही है इसे। तभी रानो काम की तलाश में सीधे कालू ठाकुर के अनाज के गोदाम जा पहुंचती है। अरे रानो, तुम यहाँ आओ, घबराओ मत। ये तो बस हमारे काम करने का तरीका है। हिसाब किताब वक्त पर होना चाहिए। ठाकुर साहब, मुझे कोई काम मिल जाता तो। अरे रानो, तुम यहाँ? सुना है टुन्नू बहुत बीमार है। याद है ना पिछले महीने जो तुमने उधार लिया था, उसका क्या हुआ? काम मांगने चली आई। पहले पुराना हिसाब तो चुकाओ। हमारे पति का दिल बहुत बड़ा है जो तुम जैसों को उधार दे देते हैं। ठाकुराइन, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पति बीमार हैं, मुझे काम दे दीजिए, मैं सब चुका दूंगी। काम? चल ठीक है, मेरे पूरे गोदाम की सफाई कर दे, बदले में 2 रोटी दे दूंगा। रानो थक हार कर घर लौटती है। उसके पास बस जरा सा अनाज है। बच्चे माँ माँ करते हुए आते हैं। माँ, बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ मेरे बच्चे, अभी बनाती हूँ। रानो उस थोड़े से अनाज से 2 रोटियां बनाती है। वो बच्चों को आधी आधी रोटी देती है। टुन्नू की खांसी बढ़ जाती है। रानो, मुझसे अब ये सब नहीं देखा जाता। मैं अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता। मैं ही तुम सब पर बोझ हूँ। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारी हिम्मत है। आप बस आराम कीजिए। टुन्नू चिड़ा अपनी बीमारी की हालत में भी काम ढूंढने निकलता है। वो कमजोरी के कारण चल नहीं पाता। नदी किनारे पहुंचकर वो चक्कर खाकर गिर जाता है। टुन्नू अपने बच्चों की भूख और अपनी लाचारी बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो बीमार जिस्म लेकर निकला, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही उसकी सांसों की डोर टूट गई। टुन्नू जी, आप कहाँ हैं? अभी तो आप यहीं थे। रानो उसे ढूंढते हुए आती है और नदी किनारे उसे बेजान पड़ा देखती है। वो चीख मारकर गिर जाती। ये आपने क्या किया? मुझे और बच्चों को किसके सहारे छोड़ गए? उठिए। टुन्नू के गुजरने के 2 दिन बाद कालू ठाकुर अपने आदमियों के साथ रानो के घोंसले पहुंचता है। बहुत अफसोस हुआ रानो, लेकिन देखो टुन्नू तो चला गया, पर उधार तो है। अब तुम या तो ये घोंसला खाली कर दो या मेरा सारा कर्ज चुकाओ। ठाकुर साहब, मुझ पर रहम करे, मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊंगी? ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अगर कर्ज नहीं चुका सकती तो हमारी हवेली में काम करो, बच्चों के साथ वही रहो और जिंदगी भर गुलामी करो। गुलामी? हाँ, यही रास्ता है, सोच लो। रात में रानो अपने बच्चों के साथ घर में बैठी थी। बच्चे रो रहे थे। माँ, क्या वो गंदे ठाकुर हमें यहाँ से निकाल देंगे? माँ, हम उनके घर नहीं जाएंगे। मैंने सुना है वो बहुत मारते हैं। नहीं, मैं अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। टुन्नू ने कहा था, हिम्मत मत हारना। मैं नहीं हारूंगी। रानो बाजार में आती है। वो देखती है कि सभी पक्षी फल और अनाज बेच रहे हैं। रानो के पास बेचने को कुछ नहीं है सिवाय उसकी हिम्मत के।
वो एक टूटी हुई टोकरी देखती है। रानो ने फैसला कर लिया था कि वो जुल्म के आगे सिर नहीं झुकाएगी। उसने देखा कि जंगल में बहुत से पक्षियों के घोंसले बारिश में टूट जाते हैं। रानो जंगल से मजबूत तिनके और घास इकट्ठा करना शुरू कर देती है। बच्चों, आज से हम भीख नहीं मांगेंगे, न किसी की गुलामी करेंगे। हम अपना घर खुद बनाएंगे और दूसरों के लिए भी बनाएंगे। रानो और उसके बच्चे मजबूत और खूबसूरत घोंसले और टोकरियां बुन रहे थे। रानो की बुनाई में एक खास कला थी। माँ, ये तो बहुत सुंदर बना है। माँ, क्या इसे कोई खरीदेगा? अगर मेहनत और ईमानदारी से किया जाए तो हर काम की इज्जत होती है। एक कबूतर वहाँ से गुजरता है जिसका घोंसला पिछली बारिश में टूट गया था। अरे बहन, ये घोंसला तो बहुत मजबूत मालूम होता है। क्या तुम ये मेरे लिए बना रही हो? मैं इसकी अच्छी कीमत दे सकता हूँ। जी भाई, जरूर आपके लिए ही बना रहे हैं। साथ में आपको टोकरी भी देंगे। कबूतर उसे एक अनाज की बोरी देता है। ये रानो की पहली कमाई होती है। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम आ गया। कालू ठाकुर के गोदाम की छत टपक रही थी। उसका सारा अनाज भीग रहा था। सब बर्बाद हो गया। इस जंगल में कोई भी ढंग का कारीगर नहीं है जो इस छत को ठीक कर सके। वो रानो कहाँ है? मैंने सोचा था वो गिड़गिड़ाती हुई आएगी। तभी एक सिपाही आता है। ठाकुर साहब, रानो चिड़िया तो अब बहुत बड़ी कारीगर बन गई है। वो रानो के मजबूत घोंसले नाम से काम करती है। पूरे जंगल में उसी के घोंसलों की मांग है। सब कहते हैं कि उसके बनाए घर बारिश में भी नहीं टूटते। कालू और गोरी ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। रानो के पास अब एक अच्छा घर था। वो सिर्फ घोंसले नहीं बल्कि अनाज रखने के लिए मजबूत टोकरियां भी बनाती है। बाजार में उसकी अपनी दुकान थी। रानो ने जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से दिया। कालू ठाकुर और गोरी ठाकुराइन, जिनकी सारी हेकड़ी निकल चुकी है, रानो की दुकान पर आते हैं। रानो बहन, हमारी हवेली की छत का काम है। ठाकुर साहब, मेरे पास अभी बहुत काम है। आपको बाकी लोगों की तरह अपनी बारी का इंतजार करना। जंगल की हरियाली में एक नदी के किनारे पालक के बड़े बड़े पत्तों से बना एक प्यारा सा घर था। उसमें रहती थी रानो चिड़िया। वो अपने नन्हे नन्हे 11 बच्चों के साथ रहती थी। सुबह का वक्त था। हवा में ठंडक थी और पेड़ों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। तभी आसमान में फड़फड़ाने की आवाज आती है। वो हरियाली तोती थी। हमेशा की तरह वो अपनी चुलबुली आदत के साथ रानो चिड़िया के घोंसले के पास आई थी। अरे अरे रानो बहन, ओ रानो बहन, इतनी देर तक घर में क्यों बैठी हो? देखो, आज तो खेतों में मक्का और बाजरा बिखरा पड़ा है। किसान ने कल ही कटाई की है। आज का दिन तो जैसे हमारी दावत का दिन है। अगर अब भी तुम घर में बैठी रहोगी तो मैं कह दूंगी रानो बहन तो असली महारानी है। हा 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 हा। अरे हरियाली बहन, तुम्हें तो हमेशा जल्दी लगी रहती है, लेकिन जरा मेरे बारे में तो सोचो। मेरे नन्हे नन्हे 11 बच्चे हैं। पहले उन्हें खाना तो खिला दूं, फिर देखती हूँ कि बाहर कैसे निकलना है। बच्चा छोटा हो या बड़ा, माँ का काम सबसे पहले यही होता है कि वो अपने बच्चों का पेट भरे और उन्हें सुरक्षित करे। तभी उड़ती हुई गोरी कवि भी वहाँ पर आ जाती है। अरे वाह वाह रानो, तुम भी ना बच्चों के बहाने हमेशा लेट कर देती हो। अब 11 बच्चों की माँ हो तो क्या तुम्हारा रोज का बहाना हो गया? देखना, एक दिन जब खेतों का सारा दाना दूसरे पक्षी खा जाएंगे ना, तब तुम्हें पछताना पड़ेगा। गोरी बहन, माँ बहाना नहीं बनाती। माँ का फर्ज होता है। दाना तो हर मौसम में मिल जाएगा, लेकिन बच्चों की सुरक्षा से बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं। गोरी कव्वी गुस्से में चिड़चिड़ाती हुई उड़कर चली जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, सुनो जरा ध्यान से। जब तुम अकेले बाहर जाओ तो सबसे पहले दरवाजे से झांकना, फिर ऊपर आसमान की ओर देखना, और अगर तुम्हें कोई बिल्ली या इंसान दिखाई दे तो फौरन घर के अंदर वापस आ जाना। याद रखना मेरे बच्चों, साहस और समझदारी दोनों जरूरी हैं। अरे हाँ हाँ मम्मा, अगर बिल्ली आई ना तो मैं जोर जोर से चीख चीख कर उसे भगा दूंगा।
वो डर कर भाग जाएगी। और मम्मा मैं तो पेड़ के ऊंची डाल पर जाकर सबको बता दूंगी, बिल्ली आई, ताकि कोई भी ना फंसे। शाबाश मेरे बच्चों, यही तो चाहिए मुझे। तुम सब मेरी आँखों और मेरे पंखों की ताकत हो। अब मैं चलती हूँ, तुमने अपना ध्यान रखना है। इतना कहकर रानो चिड़िया उड़ जाती है और फिर जंगल के सभी पक्षी एक पेड़ की डाल पर मिलते हैं। कालू कौवा हंसते हुए कहता है, अरे अरे देखो देखो, आज तो रानो बहन वक्त पर आ गई, वरना तो हर बार बच्चों का बहाना लगाती रहती है। अरे हाँ, आज तो चमत्कार हो गया, चमत्कार। मुझे तो लग रहा था रानो ने कहीं घड़ी खरीद ली होगी। मजाक कम करो दोस्तों और ध्यान दो, मुझे कुछ अजीब सा डर लग रहा है। खेत के पास जाल भी हो सकता है और बिल्ली भी, हमें सतर्क रहना होगा। अरे हाँ, सही कह रही हो रानो, हमें पहरेदारी करनी होगी। बिल्ली बड़ी चालाक होती है, वो कभी भी हमला कर सकती है। अरे अरे कबूतर महाराज, तुम्हें हर वक्त डर ही लगा रहता है और रानो ने तुम्हारे डर को और बढ़ा दिया। दाना सामने पड़ा है, खा लो, बाद में डरते रहना। और फिर सभी पक्षी दाना खाने में लग जाते हैं। तभी अचानक धड़ाम से कालू कौवा जाल में फंस जाता है। अरे अरे बचाओ बचाओ, ये जाल, अरे अरे ये किसने फंसा दिया मुझे, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। वही बाकी सभी पक्षी उड़कर एक डाल पर बैठ जाते हैं। अरे देखो देखो, वही हुआ जिसका डर था। ओ भगवान, अब तो बिल्ली भी आ रही है। तभी झाड़ियों के पीछे से बिल्ली निकलती है, उसकी आंखें चमक रही थी। बिल्ली सीधे कालू कौवे के पास आ जाती है। अरे वाह वाह वाह, बड़ा करता था ना, अब तू मेरे बच्चों का खाना बनेगा। मेरे बच्चे तो भूखे होंगे, अब तुझे ही खिलाऊंगी। बिल्ली बहन, मत खाओ मुझे, मैं तो काला हूँ, कड़वा हूँ, तुम्हें स्वाद नहीं मिलेगा। तुम्हारे बच्चे उल्टी कर देंगे मुझे खाकर। अरे चुप कर, आज तुझे मैं जरूर लेकर जाऊंगी। बाकी पक्षी पेड़ के डाल पर बैठे हुए बस देख रहे थे, लेकिन रानो चिड़िया के दिल में साहस था। दोस्तों, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो कालू भाई को बचा सकते हैं। ऐसे डरने से कुछ भी नहीं होगा। अरे हाँ, रानो बिल्कुल सही कह रही है। हम बिल्ली को चकमा देंगे। मैं उसके कान के पास जाकर चीखूंगी और वो परेशान हो जाएगी। हाँ दोस्तों, हमें बहुत सोच समझकर ये कदम उठाना होगा। और फिर बिल्ली कालू कौवे को लेकर वहाँ से चली जाती है। जंगल के सभी पक्षी एक साथ इकट्ठा होते हैं। अरे दोस्तों, मैंने देखा बिल्ली उस बड़े पेड़ के पास रहती है, हमें वहीं जाना होगा। मम्मा, हम भी मदद करेंगे, हम उसके इर्द गिर्द घूमेंगे, उसका ध्यान भटकाएंगे। शाबाश मेरे बच्चों, यही असली हिम्मत है। जैसे ही बिल्ली कालू कौवे का शिकार करने वाली ही थी, तभी रानो चिड़िया के 11 बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। बिल्ली बार बार उछलकर उन्हें पकड़ना चाहती थी। वो तेजी से बच्चों पर हमला करती है, लेकिन जैसे ही वो बच्चों के पास जाती है, हरियाली तोती बिल्ली के कान के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया जाल काटकर कालू कौवे को आजाद कर देती है और ऐसे ही कालू कौवे की जान बच जाती है। कालू कौवा शर्मिंदा था। धन्यवाद दोस्तों, अगर आज तुम सब ना होते तो मैं जिंदा नहीं बचता। सच है, दोस्ती वही है जहाँ डर के साथ साथ एकजुटता भी हो। मुझे माफ कर दो, अगर मैंने तुम सबकी बात सुनी होती और सावधानी बरती होती तो आज मैं यूं मुसीबत में ना फंसता। और फिर जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी अपने घोंसलों की ओर लौट जाते हैं। रानो चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों को शाबाशी देती है। शाबाश मेरे बच्चों, तुमने बहुत अच्छे से अपना काम किया। याद रखना मेरे बच्चों, एकता और समझदारी से बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर दोस्ती और एकता साथ हो तो कोई भी जाल हमें कैद नहीं कर सकता। जंगल के एक कोने में कालू कौवे की एक छोटी सी दुकान थी, जहाँ पर वो गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़ा बनाकर बेचता था।
उसकी पकौड़ियों की खुशबू इतनी लाजवाब होती कि दूर दूर से जानवर और परिंदे खींचे चले आते थे। आइए गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़ा खाइए, कुरकुरे भी हैं, चटपटे भी हैं, एक बार खाओगे बार बार आओगे। अरे अरे कालू, जल्दी जल्दी बेचना, आज मुझे नई साड़ी लेनी है, कमाई मुझे थोड़ी तगड़ी चाहिए। अरे गौरी, परेशान क्यों कर रही है, बेच तो रहा हूँ, क्या तुझे बेच दूं? आई बड़ी, जब देखो ये चाहिए वो चाहिए, चल काम में हाथ बटा, ज्यादा बकवास ना कर। गौरी कौवी चुपचाप जल्दी जल्दी काम करवाने में लग जाती है। तभी मिठू तोता उड़ता हुआ आता है। अरे अरे कालू भाई, तेरे पकोड़े ने तो जंगल में खुशबू फैला रखी है, जल्दी से एक प्लेट बना दे। कालू कौवा जल्दी से मिठू तोते को एक प्लेट बनाकर देता है। ओफो, क्या बनाया है कालू भाई, तुम्हारे स्वाद ने तो दुनिया जीत ली है। पूरा दिन कालू कौवा मेहनत करने के बाद थका हारा घर लौटता है। गौरी कौवी घर में पहले से पहुंच चुकी थी। कालू, कितने पैसे कमाए आज? बिना पैसे दिए घर के अंदर नहीं घुसने देना मैंने तुम्हें। अरे गौरी, थका हुआ हूँ, थोड़ा पानी तो दे दो, दिन भर गर्मी में काम किया है, थोड़ा चैन से सांस तो लेने दो। चैन? जब शादी की थी तब कहाँ था ये चैन? अरे तेरे साथ पूरी जिंदगी काटी है, किन किन मौसमों को नहीं देखा मैंने। अब पहले कमाई दे, उसके बाद ये बहाने बनाना। कालू कौवा गौरी कौवी को अपनी कमाई देता है और फिर कालू कौवी को घर में एंट्री मिलती है। गौरी कौवी की एक बेटी थी जो बहुत मासूम थी, लेकिन गौरी कौवी को बेटा चाहिए था, इसलिए वो अपनी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। पापा, पापा मुझे भूख लग रही है। चुप कर जा, जब देखो भूख लग रही है, जा जाकर पहले बर्तन धो ले, उसके बाद कुछ खाएंगे। कालू, बाहर से ही कुछ ले आना, मेरा मन नहीं है, पंख दर्द कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ सोने। ऐसा कहकर गौरी अपने घोंसले में लेट जाती है, लेकिन कालू कौवा अपनी बेटी भूरी को ब्रेड पकोड़ा देता है। कालू कौवा अब दिन रात मेहनत करता, लेकिन गौरी कौवी उसकी मेहनत से खुश नहीं थी। एक दिन गौरी कौवी चुपचाप कालू कौवे की सारी कमाई लेकर भाग जाती है। कालू कौवा अब बिल्कुल अकेला था। अरे सारे पैसे कहाँ चले गए? पापा, मम्मा सारे पैसे ले गई और कहकर गई है कि उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करना, वो कभी वापस नहीं आएंगी। हे भगवान, इस गौरी के दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं, मुझे तो पहले से यकीन था ये गौरी बिल्कुल वफादार नहीं है। कालू कौवा अब बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। एक दिन रानो चिड़िया घोंसले में बैठी हुई कालू कौवे के बारे में ही सोच रही थी। मम्मा, आप क्या सोच रही है? घर में तो भोजन भी नहीं, आप दाना लेने भी नहीं गई, ना जाने कौन सी सोच में डूबी है। मम्मा, क्या आज मैं आपके लिए भोजन ले आऊं? नहीं गुड़िया बेटी, जंगल में बहुत खतरा है, ऐसे मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकती। मैं बस कालू भाई के बारे में सोच रही हूँ, उन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया है और ना जाने कौन सी सोच में डूबे रहते हैं। उनकी बेटी भूरी भी अब चुपचाप रहती है। हाँ मम्मा, भूरी से मेरी बात हुई थी, उसकी मम्मा सारे पैसे लेकर चली गई। कालू अंकल के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो फिर से अपना कारोबार शुरू कर सके, इसलिए मम्मा वो इतने उदास रहते हैं। अच्छा तो ये बात है। और फिर रानो चिड़िया कुछ देर सोचती है और अपने घोंसले से निकल जाती है। उसके पास कुछ पैसे रखे थे, वो उन पैसों को ले जाकर कालू कौवे को दे देती है। कालू भाई, आपने परेशान नहीं होना, गौरी तो थी ही ऐसी, अगर वो चली गई इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिंदगी ही यहीं रोक दें। आपने मेहनत करनी है और अपनी बेटी भूरी का भविष्य संवारना है। रानो बहन, अब मेरे पंखों में वो ताकत नहीं जो मैं अकेला कारोबार संभाल सकूं। गौरी थोड़ी बहुत मदद कर देती थी, वो भी चली गई, अब अकेले मैं सब कुछ कैसे करूँगा? कालू भाई, मैं आपकी मदद करूंगी, चलें हम दोनों मिलकर फिर से सब कुछ शुरू से शुरू करेंगे। और फिर रानो चिड़िया और कालू कौवा दोनों मिलकर फिर से मेहनत करते हैं।
रानो चिड़िया गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़ा बनाती है और कालू कौवे के साथ बाजार में बेचती है। उनका कारोबार फिर से पहले की तरह शुरू हो जाता है। एक दिन एक भूखी परी रानो चिड़िया के पास आती है और वो उससे कुछ भोजन मांगती है। उस परी की जादुई छड़ी खो चुकी थी। छोटी चिड़िया, क्या तुम मुझे खाने को कुछ दे सकती हो? मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी जादुई छड़ी भी खो चुकी है। अगर तुम मुझे कुछ खाने को दे दो तो मेरा भला हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरे पास ज्यादा तो कुछ नहीं, परंतु ये ब्रेड पकोड़ा है। तुम ये खाकर अपनी भूख बुझा लो। लेकिन चिड़िया, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या तुम ये मुझे फ्री में खिला सकती हो? हाँ हाँ, अगर तुम भूखी हो तो ऐसे ही खा लो। बात रही पैसों की, तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता। और फिर जादुई परी वो ब्रेड पकोड़ा खाती है। रानो, मैं बस जंगल का कोई ऐसा परिंदा ढूंढ रही थी जो निस्वार्थ हो और मदद कर सके। तुमने मेरी परीक्षा को पार कर लिया है। अब मैं तुम्हें एक जादुई घर दूंगी जिसमें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर देखते ही देखते वो परी रानो चिड़िया के लिए एक सुंदर पकोड़े का घर बना देती है। वो घर देखकर कालू कौवा, रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाते हैं और बच्चे तो खुशी से कूदने लगते हैं। ऐसे ही रानो चिड़िया और कालू कौवे का कारोबार खूब चलता है और पकोड़े के घर में वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक सुंदर से हरे भरे खेत के बीच एक छोटे से मटर के खेत में रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ रहती थी। उनका प्यारा मटर का घर मटर के दानों से बना था। हर सुबह रानो चिड़िया अपने बच्चों को खेत की देखभाल करना सिखाती। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटा सा खेत हमारा संसार है। ये मटर की बेलें सिर्फ हरी पत्तियां नहीं है, बल्कि हमारी मेहनत और उम्मीदें भी हैं। अगर हम प्यार से इनकी देखभाल करेंगे तो ये हमें मीठे मीठे दाने देंगे, और जब हम उन दानों को अपने दोस्तों के साथ बांटेंगे तभी हमें असली खुशी मिलेगी मेरे बच्चों। ये सब सुनकर गुड़िया चिड़िया और कुकू चिड़ी की आंखें चमक उठती हैं। वो बहुत ही भोलेपन से अपनी माँ से पूछते हैं, मम्मा, ये मटर के खेत जब बड़े हो जाएंगे और जब हमें इनमें से मटर तोड़नी होगी तो क्या हम इन मटर के दानों को अपने दोस्तों के साथ भी बांट सकते हैं? हाँ मेरे बच्चों, आखिर हम इतनी सारी मटर अकेले थोड़ी ना खा पाएंगे, इसलिए हम अपने दोस्तों के साथ भी बांट सकते हैं। मम्मा, मैं सबसे मीठे मटर के दाने चुनूंगी और अपनी गुड़िया जैसी सहेलियों को खिलाऊंगी। वो सब कहेंगी कि गुड़िया के खेत के मटर तो सबसे मीठे हैं। और मम्मा, मैं तो सबसे पहले तोता अंकल को दूंगा। तोता अंकल हमेशा कहते हैं कि कुकू बड़ा होकर बहादुर बनेगा। मैं चाहता हूँ कि वो खुश हो जाए। वाह मेरे बच्चों, यही तो मैंने तुम दोनों को सिखाया है। खुशियाँ सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होना चाहिए। ये सब सुनकर गुड़िया और कुकू खुशी से उछलने लगते हैं। माँ चिड़िया उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। रानो चिड़िया की यही जिंदगी थी। उसका संसार उसके मटर के खेत और उसके बच्चों में बसता। ऐसे ही एक सुबह रानो चिड़िया ने अपने बच्चों के साथ काम शुरू किया। मिट्टी को कुरेदा, बीज बोए और आसमान की ओर देखा। धरती माँ, आप अपने आंचल में इन बीजों को संभाल लेना और आसमान भैया अपनी ठंडी बूंदें भेज देना। हर छोटा दाना खुशियों की मिठास लेकर लौटेगा। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन बारिश ही नहीं हुई। खेत की मिट्टी सूखने लगी, मटर के पौधे मुरझाने लगे। रानो चिड़िया को चिंता होने लगी। मम्मा, मटर क्यों नहीं उग रहे? क्या हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी मम्मा जी? मम्मा, क्या बादल हमसे नाराज हो गया है? क्या उन्होंने हमें भुला दिया है? अगर बारिश नहीं हुई तो हमारा मटर का घर तो टूट जाएगा मम्मा। रानो चिड़िया बहुत परेशान थी, लेकिन वो अपने बच्चों को समझाते हुए कहती है, नहीं मेरे बच्चों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन शायद इस बार हम खुद जाकर बादलों से बात करेंगे। अगर दिल सच्चा हो तो आसमान भी सुन लेता है। और फिर रानो चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को पेड़ की छांव में बैठाया और आसमान की ओर उड़ चली। बहुत ऊपर जाकर एक गोल मटोल सफेद बादल दिखा, बबलू बादल। रानो चिड़िया उड़ते उड़ते थक चुकी थी। कृपया मेरी गुहार सुनो, मैं रानो हूँ।
वही जो छोटे से मटर के खेत में रहती है। अरे रानो, तुम यहाँ इतनी ऊंचाई पर, बताओ बहना, इतनी दूर उड़कर क्यों आई हो? भैया, मेरे बच्चों ने अपनी नन्ही नन्ही चोंच और नन्हे नन्हे परों से बीज बोए हैं। दिन रात मेहनत की है, लेकिन बारिश ही नहीं हो रही। मिट्टी सूख गई है, उनके छोटे छोटे दिल टूट रहे हैं। बादल भैया, क्या तुम थोड़ी बारिश कर सकते हो ताकि उनकी मेहनत रंग ले आए? रानो, तुमने मुझे अपनी मासूमियत से जीत लिया। बच्चों का प्यार और माँ की मेहनत देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैं अभी तुम्हारे खेत में बरसता हूँ। और फिर बादल रानो चिड़िया के साथ उसके खेतों की ओर चल दिया और फिर झूम झूम कर बरसा। खेत भीग गया, मिट्टी खुशबू से भर उठी। बच्चे खुशी से नाचने लगे। मम्मा मम्मा देखो, बारिश आ गई। अब तो मटर उगेंगे, बहुत मजा आएगा, खेत हरे भरे हो जाएंगे। बबलू अंकल तो सबसे अच्छे हैं। बबलू बादल अंकल, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। और ऐसे ही रानो चिड़िया का खेत बिल्कुल हरा भरा हो गया। मटर की फलियां लटक गईं। रानो का घर फिर से खुशहाल हो गया। मटर के बीज, बच्चों की मुस्कान, खुशियां बांटे, यही है पहचान। वहीं दूसरी ओर नदी के उस पार एक जंगल था, जहाँ कालू कौवा और भुल्ला चील रहते थे। उनका साथी भूरा कौवा था। वो तीनों डाकू थे। कई महीनों से उनके जंगल में बारिश नहीं हुई थी। पेड़ भी सूखे पड़े थे। भूख से सब बेहाल हो रहे थे। अरे कालू भाई, अब तो भूख से जान निकल रही है। हमने हर जगह ढूंढा, लेकिन एक दाना भी नहीं मिला। अगर ऐसे ही रहा तो हम सब जल्द ही खत्म हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हम खत्म नहीं होंगे। हमें कुछ करना होगा। हम जंगल के सबसे चालाक पक्षी हैं, और अगर हमें अपने लिए खाना चाहिए तो हमें रास्ता निकालना पड़ेगा। अरे अरे, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने देखा है नदी पर, वहाँ एक छोटी सी चिड़िया का खेत है। वहाँ तो मटर की बहार लगी है। हर बेल पर फलियां लटक रही है। क्या सच में? तो फिर देर किस बात की, आज रात ही वहाँ चलेंगे। हाँ हाँ, लेकिन याद रखना, हम चुपचाप जाएंगे। रानो को भी पता नहीं चलेगा। मेहनत उसकी होगी और मजा हमें मिलेगा। ऐसे ही रात का गहरा अंधेरा हो जाता है। तीनों चुपचाप खेत की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रानो चिड़िया सतर्क थी। उसे अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। गुड़िया बेटी, कोको बेटे, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तुम दोनों घर के अंदर ही रहना, मम्मा बाहर जाकर देखती है। और फिर रानो चिड़िया घोंसले से बाहर आ जाती है। कौन है वहाँ? कौन है जो मेरे खेतों के पास चुपचाप घूम रहा है? कौन है मेरे खेतों के पास चुपचाप घूमने वाला? रानो बहन, हम हैं। हम भूखे हैं रानो। तुम्हारे खेत में बहुत मटर हैं, हमें भी खाने का हक है। रानो बहन, हमें माफ करो। हम सचमुच परेशान हैं। कई दिनों से एक दाना नहीं मिला। पेट की भूख हमें यहाँ खींच लाई है। भाइयों, मेहनत मैंने की है और चोरी करना तो सही नहीं। अगर तुम प्यार से मांगते तो भी मैं मना नहीं करती, लेकिन चोरी करके खाना ये तो ठीक नहीं है ना। और फिर रानो चिड़िया अपने मटर के खेत से कुछ मटर तोड़ती है और उनको दे देती है। रानो बहन, तुमने हमारा दिल जीत लिया। हम मानते हैं, चोरी करने से पेट तो भर सकता है, लेकिन आत्मा खाली रह जाती है। अगली बार हम भी मेहनत करेंगे और दाना नहीं चुराएंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो मांग कर खाएंगे। उस दिन रानो और नदी पार के पक्षियों में दोस्ती गहरी हो गई। जब भी मटर उगते, रानो चिड़िया सबको बुलाती, और जब जंगल में फल लगते, कालू कौवा, भुल्ला चील और भूरा कौवा वो रानो चिड़िया और उसके बच्चों को दावत पर बुलाता और मीठे मीठे फल खिलाता। मम्मा, ये मटर का घर सिर्फ हमारा नहीं बल्कि हम सबका है। हम सब दोस्त है ना? मम्मा, दोस्ती ही सबसे बड़ी दौलत है। हाँ मेरे बच्चों, और इस तरह रानो चिड़िया का मटर का घर प्यार, समझदारी और दोस्ती का प्रतीक बन गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मेहनत, सच्चे दिल की दुआ और बांटने की भावना से ही सच्ची खुशियाँ मिलती हैं। जब हम सहयोग करते हैं तो हर घर मटर का घर बन जाता है, प्यार और दोस्ती से भरा। आप सभी का धन्यवाद।